हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका के हॉरर में। आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया स्टेशन की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे टिकट कलेक्टर की कहानी है जिसकी ड्यूटी दिन में ट्रेनों पर थी, लेकिन रात में उसका सामना उन यादों से होने लगा जिन्हें सिस्टम ने कागजों से मिटा दिया था। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो नक्शे में तो है, लेकिन लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। यह कहानी है ड्यूटी, डर और सच्चाई की, जहां भूत डराने नहीं आते बल्कि अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करवाने आते हैं। तो लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी धीरे डराएगी लेकिन बहुत देर तक पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। बेंगलुरु की उस रात में कुछ सही नहीं था। रघु को यह एहसास तब हुआ जब उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उसे अपने जूतों की आवाज भी अजनबी लगी। स्टेशन हमेशा से शांत रहता था, लेकिन आज की खामोशी में एक अजीब वजन था, जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। पीली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी और हर बार अंधेरा कुछ सेकंड ज्यादा टिक जाता था। रघु ने अपने गले का पसीना पोंछा और सोचा कि शायद यह थकान है, लेकिन दिल की धड़कन बिना वजह तेज हो रही थी। के ऑन एस आउटसाइड स्टेशन बेंगलुरु के उन हिस्सों में था जहां शहर खत्म होकर अंधेरा शुरू हो जाता है। दिन में यह जगह बेजान लगती थी और रात में तो यह स्टेशन ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर दुनिया से छुपा दिया हो। प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ झाड़ियां उग आई थीं, जिनमें से कभी कभी कुछ हिलता हुआ दिख जाता था। कुत्ता या इंसान, यह समझने का मन रघु ने अब छोड़ दिया था। रघु पिछले 12 साल से टिकट कलेक्टर था। उसने सैकड़ों स्टेशन देखे थे, हजारों चेहरों से टिकट मांगे थे, लेकिन इस स्टेशन पर आते ही उसके भीतर कुछ सिकुड़ जाता था, जैसे हर बार यह जगह उससे कुछ छीन लेती हो। उसने घड़ी देखी, रात के 11:20। आखिरी पैसेंजर ट्रेन यहां से 11 बजे गुजर चुकी थी। अब अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी, मतलब पूरे 5 घंटे सिर्फ वह और यह स्टेशन। उसने प्लेटफॉर्म पर चलते हुए आदतन सीटों के नीचे झांका, बेंचों को देखा, वेटिंग रूम का ताला चेक किया। सब कुछ ठीक था, फिर भी उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर भी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मोबाइल की स्क्रीन जली, घर से कॉल। सुमन। रघु ने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। सुमन की आवाज में रोज वाला गुस्सा नहीं था, आज उसमें डर था। उसने कहा कि मां फिर से बुदबुदा रही हैं, अजीब नाम ले रही हैं और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। रघु ने पूछा, कौन सा नाम? तो सुमन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वही स्टेशन वाला नाम। रघु के हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसने पूछा, कौन सा स्टेशन? लेकिन उधर से सिर्फ कॉल कटने की आवाज आई। प्लेटफॉर्म पर अचानक हवा चली और ट्यूबलाइट एक बार में पूरी तरह बुझ गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। रघु ने जेब से टॉर्च निकाली, हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी में प्लेटफॉर्म की दीवारें और भी पुरानी और भी मरी हुई लग रही थीं। उसे याद आया जब पहली बार उसे यहां रात की ड्यूटी दी गई थी। सीनियर टीसी ने हंसते हुए कहा था कि यहां टिकट कम और डर ज्यादा मिलता है। तब रघु ने मजाक समझकर टाल दिया था। आज वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर कुछ दिखा। कोई खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले। रघु ने आवाज लगाई, कौन है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। सामने खड़ा साया हिला नहीं, न आगे आया न पीछे गया, बस खड़ा रहा। रघु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे समझ आने लगा कि वह इंसान नहीं था। वह सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन जमीन पर उसकी छाया नहीं थी। रघु ने अचानक टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई और उसी पल लाइट फिर से जल उठी। सामने कुछ नहीं था, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली। उसके कानों में अचानक किसी के चलने की आवाज आई, पीछे से। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि स्टेशन उसे देख रहा है, सुन रहा है और शायद पहचान भी रहा है। उसने सोचा कि स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर बैठेगा, लेकिन जैसे ही वह उस तरफ बढ़ा, लाउडस्पीकर से धीमी सी आवाज आई। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई साफ शब्द नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम बहुत धीरे धीरे ले रहा हो। रघु। रघु के पैर वहीं जम गए। उसकी सांस रुक गई। स्टेशन में उसके अलावा कोई नहीं था, यह उसे अच्छे से पता था। फिर भी आवाज आई, इस बार साफ, टिकट दिखाओ। रघु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो।
ये वही लाइन थी जो वह रोज सैकड़ों लोगों से कहता था, लेकिन आज यह लाइन उससे कही जा रही थी। उसने चारों तरफ देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर वही साया फिर खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ टिकट था। रघु को अचानक अपनी मां का चेहरा याद आया, सुमन की कांपती आवाज याद आई, और यह एहसास हुआ कि जो डर वह स्टेशन पर महसूस कर रहा है, वही डर शायद उसके घर तक पहुंच चुका है। और तभी लाउडस्पीकर एकदम बंद हो गया। ट्यूबलाइट स्थिर जलने लगी, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन रघु जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। यह स्टेशन उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसी रात से आगे लाइनें लगातार भरी हुई, डर और गहरा, स्टेशन प्लस घर दोनों का माहौल और ज्यादा डरावना। रघु देर तक वहीं खड़ा रहा। ट्यूबलाइट अब ठीक से जल रही थी। प्लेटफॉर्म फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसा हर रात दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने बार बार अपनी हथेली देखी, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वह सच में यहां है। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, टिकट दिखाओ। ये शब्द उसके लिए रोजमर्रा की ड्यूटी थे, लेकिन आज ये शब्द किसी आदेश की तरह नहीं, किसी दावे की तरह बोले गए थे। उसने जबरदस्ती अपने कदम आगे बढ़ाए और स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया। कमरे का ताला बंद था, लेकिन अंदर से घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रघु को याद आया कि स्टेशन मास्टर शाम 7 बजे ही चला गया था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? उसने दरवाजे पर कान लगाया। टिक टिक के बीच बीच में एक और आवाज थी, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। रघु पीछे हट गया। उसके गले में सूखापन बढ़ता जा रहा था। उसने पानी की बोतल निकाली, लेकिन एक घूंट भी अंदर नहीं गया। उसी पल प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से लोहे के पहियों के रगड़ने जैसी आवाज आई। रघु चौंक गया। ट्रेन? इस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी, फिर भी आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। उसने पटरी की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर भी आवाज अब साफ थी, जैसे कोई भारी चीज पटरी पर घसीटी जा रही हो। रघु ने अपने मन को समझाया कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस स्क्रीन पर कैमरा ऑन हो गया। रघु ने घबराकर मोबाइल नीचे किया, लेकिन स्क्रीन पर वही प्लेटफॉर्म दिख रहा था, बस एक फर्क के साथ। कैमरे में प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, वहां लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग। सबके कपड़े पुराने थे, चेहरे धुंधले, आंखें खाली, और सबकी नजरें सीधे कैमरे की तरफ थीं, जैसे वो रघु को देख रहे हों। रघु ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल जमीन पर गिरते ही स्क्रीन काली हो गई। उसी पल लाउडस्पीकर फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। यात्रीगण ध्यान दें, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। रघु को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। आखिरी ट्रेन? यहां? इस समय? उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन फिर से बदल रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी पोस्टर अब नई लग रही थी, जैसे समय पीछे जा रहा हो। बेंचों पर बैठे बैठे लोग अचानक दिखने लगे। किसी के हाथ में झोला था, किसी के साथ बच्चा। सब चुप थे, बहुत ज्यादा चुप। रघु ने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा, आपकी ट्रेन कहाँ की है? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने बिना मुंह खोले जवाब दिया, जहां से कोई लौटता नहीं। रघु के पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उसी भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, वह चेहरा जिसे वह भूलने की कोशिश करता रहा था। वही पुराना टिकट कलेक्टर जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब वह यहां खड़ा था, वही यूनिफॉर्म, वही पहचान पत्र, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा। उस पुराने टीसी ने रघु की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। अचानक प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चली। सारे लोग एक साथ गायब हो गए। लाउडस्पीकर बंद हो गया। स्टेशन फिर से खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रघु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका सिर घूम रहा था। उसी समय उसका मोबाइल फिर से बजा। इस बार सुमन का कॉल था। रघु ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से सुमन रो रही थी। उसने कहा कि मां ने अभी अभी एक नाम लिया और फिर चुप हो गई। रघु ने डरते डरते पूछा, कौन सा नाम? सुमन ने कहा, के डायस लेआउट। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ स्टेशन की बात नहीं है। जो कुछ भी यहां है, वह उसके घर का रास्ता भी जानता है, और शायद बहुत पहले से जानता था। रघु जब जमीन से उठा तो उसके घुटनों में जान नहीं थी। स्टेशन फिर से सामान्य दिख रहा था,
लेकिन अब सामान्य शब्द का मतलब ही बदल चुका था। उसे साफ समझ आ गया था कि जो कुछ भी वह देख रहा है, वह उसकी थकान या दिमाग का खेल नहीं है। यह स्टेशन कुछ छुपा रहा है, और शायद बहुत समय से। उसने घड़ी देखी, रात के 12:22। अभी भी 4 घंटे बचे थे। 4 घंटे इस जगह के साथ अकेले। उसने फैसला किया कि अब और इधर उधर नहीं भटकेगा। स्टेशन मास्टर के कमरे के बगल में एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर जंग लगा ताला लटक रहा था। वही कमरा जिसके बारे में कभी कोई खुलकर बात नहीं करता था। रघु ने कई बार सोचा था कि यह स्टोर रूम है या रिकॉर्ड रूम, लेकिन आज पहली बार उसे यकीन हुआ कि इस कमरे के पीछे ही सब कुछ छुपा है। जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि उसकी सांसें दिखाई देने लगीं। ताले के पास खड़े होते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, देर हो गई। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसे नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है। बस इतना जानता था कि अगर आज उसने इस कमरे को नहीं खोला, तो यह डर उसे जिंदगी भर पीछा करेगा। तीसरी चाबी में ताला खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक सड़ी हुई नम सी हवा बाहर आई। ऐसी हवा जिसमें पुराने कागज, जंग और किसी भूली हुई चीज की गंध मिली हुई थी। कमरे के अंदर रोशनी नहीं थी। रघु ने टॉर्च चलाई। सामने फाइलों के ढेर थे, दीवारों पर धूल जमी थी, और कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह था दीवार पर लगा हुआ एक बोर्ड। उस पर सफेद चौक से कुछ नाम लिखे थे। कई नाम, कुछ कटे हुए, कुछ अधूरे। रघु ने पास जाकर देखा। दिल जोर से धड़कने लगा। उन नामों में टिकट कलेक्टरों के नाम थे। कुछ नाम उसे पहचान में आए, कुछ ऐसे थे जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। और सबसे नीचे हल्का सा लिखा था एक नाम, वही टीसी जो आज प्लेटफॉर्म पर उसे दिखा था। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी रजिस्टर पड़ी थी। पन्ने पीले हो चुके थे। रघु ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसके कानों में अचानक ट्रेन की तेज सीटी गूंजी। इतनी तेज कि उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह उसी कमरे में था, लेकिन कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था। दीवारें नई थीं, फाइलें सलीके से रखी थीं, और बाहर प्लेटफॉर्म पर लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसे समझ आ गया कि वह अतीत देख रहा है। रजिस्टर में लिखा था एक हादसे के बारे में। सालों पहले इसी स्टेशन पर एक रात आखिरी ट्रेन आई थी। ट्रेन समय से पहले आ गई थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। टिकट चेकिंग चल रही थी। तभी सिग्नल की गड़बड़ी हुई। ट्रेन नहीं रुकनी थी, लेकिन रुकी, और फिर अचानक चल पड़ी। उस भगदड़ में कई लोग घायल हुए। कुछ लोग कभी घर नहीं पहुंचे। रघु का गला सूख गया। उसने अगले पन्ने पलटे। वहां लिखा था कि हादसे के बाद कुछ टिकट कलेक्टरों ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि रात की ड्यूटी में उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, पुराने टिकट दिखते हैं, और प्लेटफॉर्म पर लोग दिखते हैं जो असल में वहां नहीं होते। कुछ महीनों बाद वही टीसी एक एक करके ट्रांसफर हो गए या गायब हो गए। रघु के हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कमरे की ठंडी हवा अब और ठंडी हो गई थी। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। दरवाजे पर वही पुराना टिकट कलेक्टर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने कहा, तुमने पढ़ लिया? रघु की आवाज गले में अटक गई। उसने पूछा, ये सब ये सब क्यों होता है? उस पुराने टीसी ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि कोई हमारी ड्यूटी खत्म करने नहीं आया। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। रघु ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अंधेरे में उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आ रही हों। फिर एक झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आई। रघु अकेला था। कमरे में वही धूल, वही पुरानी फाइलें, लेकिन रजिस्टर खुला हुआ था। आखिरी पन्ने पर नया नाम लिखा था, रघु। उसका दिल बैठ गया। अब यह साफ हो चुका था कि स्टेशन ने उसे चुन लिया है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। रघु को नहीं पता था कि वह स्टेशन से कब निकला। उसे बस इतना याद था कि वह बाइक चला रहा था, और सड़क की लाइटें उसकी आंखों के सामने लकीरों की तरह खींच रही थीं। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, उस रजिस्टर में लिखा उसका नाम। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंचा, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह घर पहुंचा तो वहां कुछ बदला हुआ मिलेगा, और यही डर सबसे ज्यादा खतरनाक था। घर की लाइट बाहर से जल रही थी।
आमतौर पर सुमन सोने से पहले लाइट बंद कर देती थी। रघु ने बाइक रोकी और कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में अब भी स्टेशन की आवाजें थीं, ट्रेन की सीटी, लाउडस्पीकर की फुसफुसाहट। उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। ऐसी बंद था, फिर भी हवा ठंडी लग रही थी। सुमन सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो छत को ऐसे देख रही थीं जैसे वहां कुछ चल रहा हो। और उनकी बेटी, छोटी सी अनु, कमरे के कोने में खड़ी थी, बिना हिले, बिना बोले। रघु ने अनु को आवाज दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन ने धीमी आवाज में कहा कि अनु रात से ऐसे ही खड़ी है, न रो रही है, न बोल रही है। बस एक ही बात बार बार पूछ रही थी, पापा आज ड्यूटी से लौट आएंगे ना? रघु को अजीब लगा। अनु कभी उसकी ड्यूटी में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। रघु ने अनु के पास जाकर उसका कंधा छुआ। उसका शरीर ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे वह घंटों से धूप में नहीं, किसी अंधेरी जगह में खड़ी हो। अनु ने धीरे धीरे सिर उठाया और रघु की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वह चमक नहीं थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, पापा, स्टेशन वाला अंकल फिर आया था? रघु का खून जम गया। उसने पूछा, कौन सा अंकल? अनु ने बिना पलक झपकाए कहा, जो टिकट मांगता है। सुमन ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह डर था। उसने कहा कि अनु दोपहर में अपने आप कमरे में चली गई थी और वहां बैठकर किसी से बातें कर रही थी। जब सुमन ने पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो अनु ने कहा था, वो जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है। मां अचानक बिस्तर पर हिलने लगी। उनके होंठ कांप रहे थे। रघु उनके पास गया। मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ में ऐसी ताकत थी जो उनकी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, ड्यूटी मत छोड़ना, हमने भी नहीं छोड़ी थी। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, किसने? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जिस रात हादसा हुआ था, मैं भी वहीं थी, मैं भी प्लेटफॉर्म पर थी। रघु को लगा जैसे जमीन फिर से खिसक गई हो। मां ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सुमन स्तब्ध होकर सुन रही थी। मां ने बताया कि उस रात जब भगदड़ मची थी, उन्होंने एक टिकट कलेक्टर को पटरी के पास गिरते देखा था। सब लोग भाग रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं रुका। और उसके बाद उस स्टेशन पर कभी कुछ सामान्य नहीं रहा। अचानक घर की लाइटें एक साथ झपकने लगीं। अनु ने धीरे से उंगली उठाई और कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसने कहा, वो वहीं खड़ा है। रघु ने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों को बस अंधेरा दिखा। तभी उसे अपने कान के पास वहीं जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, ड्यूटी बाकी है। सुमन चीख पड़ी। मां ने आंखें बंद कर ली और अनु मुस्कुरा दी। वह मुस्कान किसी बच्चे की नहीं थी। रघु समझ गया कि स्टेशन अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वह उसके घर में आ चुका था। और जब तक वह स्टेशन की सच्चाई का पूरा सामना नहीं करेगा, तब तक यह डर उसकी बेटी, उसकी मां और उसकी पूरी जिंदगी को अपनी पटरी पर घसीटता रहेगा। मां ने अचानक आंखें खोल दी और रघु की तरफ देखा। उनकी नजर में डर नहीं था, बल्कि अपराध बोध था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। जिस रात का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, वह रात अब खुद रास्ता ढूंढकर घर आ चुकी है। वह कई साल पहले की बात थी। रघु तब छोटा था। मां उस स्टेशन के पास ही चाय का छोटा सा स्टॉल लगाती थी। आखिरी ट्रेन की रात हमेशा ज्यादा कमाई होती थी, इसलिए वह देर तक रुकती थी। उस रात भी स्टेशन भरा हुआ था। ट्रेन समय से पहले आने वाली थी, लेकिन सिग्नल में गड़बड़ी हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई थी। टिकट कलेक्टर यात्रियों को पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। मां ने बताया कि उसी भगदड़ में एक टिकट कलेक्टर फिसल गया था। वह पटरी के पास गिरा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। लोग उसे देखकर भी आगे भागते रहे। मां भी डर गई थी। उन्होंने मदद नहीं की, वह भाग गई। ट्रेन आई, रुकी नहीं, और फिर जो हुआ वह हादसा बनकर फाइलों में बंद हो गया। लेकिन जो अधूरा रह गया वह उस स्टेशन में रुक गया। मां की आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा कि उस रात के बाद उन्होंने कई बार उस टिकट कलेक्टर को सपने में देखा। वह हर बार एक ही बात कहता था, ड्यूटी पूरी नहीं हुई। रघु को अपने कानों में सीटी की आवाज सुनाई देने लगी, वही आवाज जो उसने स्टेशन पर सुनी थी। उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ किसी एक आत्मा की बात नहीं है, यह उन सब का बोझ है
जिन्हें किसी ने देखा नहीं, जिनकी ड्यूटी बीच में छूट गई। सुमन ने डरते डरते पूछा कि अन्नू को यह सब क्यों दिख रहा है। माँ ने कहा कि बच्चे उन्हें दिखते हैं जिनकी आंखें अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई होती। अनु ने अचानक सिर उठाया और बहुत शांत आवाज में कहा कि स्टेशन वाला अंकल उदास है। वो रोज पूछता है कि पापा कब आएंगे। रघु के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे यह सब उसी के लिए तैयार किया गया था। उसका वहां ट्रांसफर, उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाना, और अब उसका परिवार। यह कोई संयोग नहीं था। उसी पल घर की घड़ी रुक गई, टिक टिक बंद हो गई। कमरे में अजीब सन्नाटा फैल गया। फिर बहुत दूर से, जैसे किसी सुरंग के अंदर से ट्रेन के आने की आवाज आई। सुमन ने डर के मारे रघु का हाथ पकड़ लिया। मां ने आंखें बंद कर लीं। अनु उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। रघु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अनु ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वो कह रहा है कल रात आखिरी ट्रेन फिर आएगी। रघु को समझ आ गया कि अगली रात सिर्फ एक और ड्यूटी नहीं होगी। वह रात फैसला करेगी कि कौन घर लौटेगा और कौन स्टेशन पर ही रुक जाएगा। सुबह हुई, लेकिन घर में किसी को लगा ही नहीं कि रात खत्म हुई है। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पर कमरे में वही ठंडक थी जो रात को थी। अनु चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका खिलौना था, लेकिन वह खेल नहीं रही थी। सुमन रसोई में थी, पर चूल्हा जला नहीं था। मां आंखें बंद किए लेटी थीं, जैसे जागने से डर रही हूं। रघु ने यूनिफॉर्म निकाली। जैसे ही उसने शर्ट हाथ में ली, उसकी उंगलियां कांप गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कपड़े से ठंड निकल रही हो। सुमन ने पीछे से उसकी आवाज सुनी और पलटकर देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस रघु की तरफ देखा। उस नजर में सवाल भी था और जवाब भी। सुमन ने धीरे से कहा कि आज मत जाना। पहली बार उसने ये बात गुस्से में नहीं, डर में कही थी। उसने कहा कि अगर स्टेशन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, नौकरी बाद में देख लेंगे। रघु कुछ नहीं बोला। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों जा रहा है। बस इतना जानता था कि अगर वह नहीं गया तो जो वहां है वह यहां आ जाएगा। मां ने आंखें खोली और बहुत थकी हुई आवाज में कहा कि कुछ ड्यूटी छोड़ी नहीं जाती, निभाई जाती है। उनकी आवाज में पछतावा था। रघु ने मां की तरफ देखा और पहली बार समझ पाया कि मां किस बोझ के साथ जी रही थी। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए। बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा भारी हो गई। रघु बाइक लेकर निकला तो अनु दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उदासी थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि कुछ बदलने वाला है। स्टेशन पहले से ज्यादा सुनसान था, जैसे उसे पता हो कि रघु लौट रहा है। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही रघु को वहीं जानी पहचानी ठंड महसूस हुई। ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन रोशनी कम लग रही थी। लाउडस्पीकर खामोश था, फिर भी उसे लगा जैसे कोई कुछ कहने वाला है। उसने घड़ी देखी। रात के 10:55। आखिरी ट्रेन का समय पास आ रहा था। रघु ने प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ देखा जहां उसने पहली बार परछाई देखी थी। आज वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, स्टेशन बदलने लगा। दीवारों के रंग गहरे होते गए, हवा ठंडी होती गई, और दूर से भीड़ की हल्की सी आवाज आने लगी। यह आवाज वैसी नहीं थी जैसी जिंदा लोगों की होती है। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस मौजूदगी थी। रघु ने टिकट पंच मशीन को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया कि आज वह टिकट चेक करने नहीं आया है, आज उसे जवाब देने आया है। अचानक प्लेटफॉर्म के बीचों बीच वही पुराना टिकट कलेक्टर दिखाई दिया। इस बार वह दूर नहीं था, बिल्कुल सामने था। उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। उसने कहा कि हर बार कोई ना कोई आता है, लेकिन कोई रुकता नहीं, सब भाग जाते हैं। रघु ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। उस टिकट कलेक्टर ने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। वहां अब लोग खड़े थे, वही पुराने चेहरे, वही खामोशी। उसने कहा कि आखिरी ट्रेन को रोकना है, लेकिन किसी जिंदा इंसान के बिना वह रुक नहीं सकती। रघु को समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे सुमन का चेहरा, अनु की आंखें, मां की कांपती आवाज याद आ गई। लाउडस्पीकर अचानक चालू हुआ। इस बार आवाज साफ और तेज थी। आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। रघु ने आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह रात किसी एक जगह खत्म नहीं होगी। या तो स्टेशन किसी को छोड़ेगा, या कोई स्टेशन का हिस्सा बन जाएगा। लाउडस्पीकर की आवाज खत्म होते ही
स्टेशन पर एक अजीब सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करने लगता है। रघु ने महसूस किया कि अब हवा भी स्थिर नहीं थी। वह प्लेटफॉर्म के साथ साथ बह रही थी, जैसे किसी दिशा में सब कुछ खींचा जा रहा हो। उसकी घड़ी की सुइयां अचानक घूमने लगीं और फिर रुक गईं। समय यहां अब नियम नहीं मान रहा था। दूर अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले वह सिर्फ एक बिंदु थी, फिर धीरे धीरे फैलने लगी। रघु समझ गया कि यह ट्रेन की हेडलाइट है, लेकिन यह रोशनी वैसी नहीं थी जैसी आम ट्रेनों की होती है। इसमें कोई गर्माहट नहीं थी। यह रोशनी ठंडी थी, बेरंग थी और आंखों को चुभती थी। जैसे जैसे रोशनी पास आती गई, स्टेशन पर खड़े चेहरे साफ होने लगे। वे सब अब प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े थे, एक सीधी लाइन में। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था, बस इंतजार। रघु ने गौर किया कि उनमें से कई लोगों के हाथों में पुराने टिकट थे, फटे हुए, मुड़े हुए, जिन पर तारीखें सालों पुरानी थीं। अचानक उसे अपनी जेब में कुछ भारी लगा। उसने हाथ डाला और चौंक गया। उसकी जेब में एक टिकट था, वही पुराना भूरा टिकट, जैसा उसने उस परछाई के हाथ में देखा था। रघु को याद नहीं था कि उसने यह टिकट कब लिया। टिकट पर सिर्फ एक ही चीज साफ लिखी थी, ड्यूटी कंप्लीट। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास थी। उसके पहियों की आवाज दिल की धड़कन से मिलती जुलती थी। ट्रेन रुकी नहीं, बस बहुत धीरे चल रही थी, जैसे उसे भी यकीन न हो कि उसे कहाँ रुकना है। रघु के सामने वही पुराना टिकट कलेक्टर आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज में थकान से ज्यादा उम्मीद थी। उसने कहा कि हर बार कोई आता है, हर बार लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर कोई ना कोई पीछे हट जाता है और स्टेशन फिर से भूखा रह जाता है। रघु ने पूछा कि अगर वह यह ड्यूटी पूरी कर दे तो क्या सब खत्म हो जाएगा। टिकट कलेक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस आगे बढ़ जाती हैं। रघु को अपने घर की तस्वीरें याद आने लगीं। अनु का खिलौना, सुमन की चुप्पी, माँ की आंखों में छुपा पछतावा। उसे एहसास हुआ कि स्टेशन ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह टिकट कलेक्टर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका परिवार पहले से ही इस कहानी का हिस्सा था। ट्रेन का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें झांकते ही इंसान खुद को भूलने लगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने एक साथ ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन रुके रहे, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो। लाउडस्पीकर से बहुत धीमी आवाज आई, लगभग फुसफुसाहट, टीसी ऑन ड्यूटी, आगे आए। रघु के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। उसने खुद को रोका, लेकिन शरीर ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, अनु। लेकिन यह अनु नहीं थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आंखों में वह मासूमियत नहीं थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, पापा, अगर आप चले गए तो स्टेशन हमारे घर आ जाएगा। रघु का दिल जोर से धड़का। यह चेतावनी थी, शायद आखिरी। उसने पहली बार सच में सोचना शुरू किया कि यह लड़ाई स्टेशन से नहीं, बल्कि उसके चुनाव से जुड़ी है। ट्रेन की आवाज तेज होने लगी। दरवाजा अब भी खुला था। प्लेटफॉर्म पर खड़े चेहरे बेचैन होने लगे। टिकट कलेक्टर ने रघु की तरफ देखा और कहा कि समय खत्म हो रहा है। रघु ने अपनी मुट्ठी में टिकट को कसकर पकड़ा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक ट्रेन की तरफ, दूसरा प्लेटफॉर्म के अंधेरे में वापस। और इसी मोड़ पर, जहां हर कहानी अपना असली रंग दिखाती है, रघु खड़ा था। रघु की मुट्ठी में टिकट पसीने से भीग चुका था। ट्रेन की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी चेहरों की नजरें उसी पर टिकी थीं। वह जानता था कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़ा तो लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अनु का चेहरा अब भी उसके सामने था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका वह रूप नहीं है जिसे वह रोज गोद में उठाता था। यह स्टेशन की चेतावनी थी, आखिरी कोशिश। उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। जैसे ही उसका पैर प्लेटफॉर्म की ओर पड़ा, ट्रेन की आवाज तेज हो गई। लाउडस्पीकर से एक कड़कती हुई ध्वनि निकली, जैसे किसी ने गुस्से में सांस खींच ली हो। प्लेटफॉर्म पर खड़े चेहरे बेचैन हो उठे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। पुराना टिकट कलेक्टर रघु के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज में नाराजगी नहीं थी, बल्कि थकान थी। उसने कहा कि हर कोई यही सोचता है कि अगर वह नहीं गया तो सब बच जाएगा, लेकिन स्टेशन को हमेशा किसी की जरूरत रहती है। रघु ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वह कोई राक्षस नहीं है,
वह भी कभी किसी का बेटा, किसी का पति रहा होगा। रघु ने कहा कि अगर स्टेशन को ड्यूटी पूरी करवानी है तो वह जिंदा लोगों की जिंदगी क्यों खींच रहा है। टिकट कलेक्टर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने प्लेटफॉर्म की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर अब कुछ दिखने लगा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। रघु ने देखा कि उस हादसे की रात सिर्फ एक नहीं, कई गलतियां हुई थीं। सिग्नल की गड़बड़ी, अफरा तफरी और सबसे बड़ी गलती, किसी का रुककर जिम्मेदारी न लेना। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि ट्रेन को रोकने का आदेश किसने दिया, और टिकट कलेक्टरों पर ही सारा बोझ डाल दिया गया। उनकी ड्यूटी कागजों में खत्म कर दी गई, लेकिन असल में कभी पूरी नहीं हुई। टिकट कलेक्टर ने कहा कि स्टेशन उन्हीं को चुनता है जिनका दिल अभी भी जिम्मेदारी समझता है, जो भागते नहीं, जो सवाल पूछते हैं। रघु को मां की बात याद आई। कुछ ड्यूटी छोड़ी नहीं जाती। अब उसे समझ आ रहा था कि मां क्यों टूटती रहीं, क्यों उन्होंने कभी उस रात को भुलाया नहीं। ट्रेन अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वह बिना किसी को लिए लौट रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े चेहरे धुंधले होने लगे, लेकिन स्टेशन अब भी शांत नहीं हुआ था। हवा में एक अधूरी कसक थी। रघु ने पूछा कि अब क्या होगा। टिकट कलेक्टर ने कहा कि स्टेशन उसे छोड़ देगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने कहा कि कुछ निशान हमेशा साथ रहते हैं, कुछ आवाजें हमेशा सुनाई देती हैं, और कुछ जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं, अगर समय रहते सच सामने न लाया जाए। अचानक सब कुछ बदल गया। ट्रेन गायब हो गई। प्लेटफॉर्म खाली था। घड़ी फिर से चलने लगी। ट्यूबलाइट स्थिर जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रघु जानता था कि यह सिर्फ ऊपर से है। उसके मोबाइल में मैसेज आया, सुमन का। सिर्फ एक लाइन, अनु अब सो गई है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसने सही फैसला लिया है, भले ही उसका अंजाम अभी साफ ना हो। जब वह स्टेशन से बाहर निकला तो उसे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से, ड्यूटी अभी बाकी है। रघु रुका नहीं। वह जानता था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है, बस अब इसका रूप बदलने वाला है। रघु उस रात घर तो लौट आया, लेकिन नींद उसके लिए अब सिर्फ एक शब्द रह गई थी। आंखें बंद करते ही उसे प्लेटफॉर्म दिखता, खुला हुआ ट्रेन का दरवाजा, और वही टिकट जिस पर लिखा था, ड्यूटी कंप्लीट। सुमन पास में सो रही थी। अनु चैन से सांस ले रही थी, लेकिन रघु को लग रहा था जैसे वह अकेला किसी ऐसे कमरे में बैठा है जहां दीवारें सुनती हैं। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। उसे उस टिकट कलेक्टर के बारे में सब जानना था जो कभी घर नहीं लौटा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे अब यकीन हो चुका था कि जब तक पूरी कहानी सामने नहीं आएगी, स्टेशन उसे चैन से जीने नहीं देगा। वह दफ्तर गया, लेकिन ड्यूटी के लिए नहीं। उसने पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ रुख किया। वहां एक बुजुर्ग क्लर्क था, जिसने रघु को देखकर चश्मा ठीक किया और कहा कि बहुत दिनों बाद कोई वहां आया है। रघु ने सीधे सवाल नहीं किया। उसने बस उस स्टेशन और उस हादसे का जिक्र किया। क्लर्क का चेहरा बदल गया। उसने चारों तरफ देखा, जैसे दीवारों से भी डरता हो। उसने बताया कि उस टिकट कलेक्टर का नाम था शंकर, एक सीधा साधा आदमी, समय का पाबंद, परिवार वाला। उस रात उसे आखिरी ट्रेन की ड्यूटी दी गई थी। हादसे के बाद कागजों में लिखा गया कि वह छुट्टी पर चला गया है। किसी ने उसकी तलाश नहीं की। कुछ महीनों बाद उसका नाम ट्रांसफर लिस्ट से भी हटा दिया गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। रघु ने पूछा कि उसका परिवार। क्लर्क ने सिर झुका लिया। शंकर की पत्नी कई बार दफ्तर आई थी, रोती रही, पूछती रही, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिला कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ साल बाद उसने आना बंद कर दिया। रघु के कानों में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। ड्यूटी पूरी नहीं हुई। उसे समझ आ गया कि शंकर सिर्फ एक भूत नहीं था, वह एक जिम्मेदारी था जिसे सिस्टम ने बीच में छोड़ दिया था, और वही अधूरापन स्टेशन की रगों में भर गया था। शाम को जब रघु घर लौटा तो अनु उसके पास आकर बैठ गई। उसने बिना कुछ पूछे कहा कि स्टेशन वाला अंकल आज उदास नहीं है, वह बस चुपचाप खड़ा है। रघु ने दिल थाम लिया। इसका मतलब था कि शंकर अभी भी वहीं है, इंतजार में। उस रात रघु को सपना आया। उसने देखा कि शंकर एक छोटे से कमरे में बैठा है। सामने एक पुरानी घड़ी टंगी है, जिसकी सुइयां नहीं चल रही। बाहर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता। वह बस बैठा रहता है, टिकट पंच मशीन हाथ में पकड़े। शंकर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सबसे मुश्किल बात मरना नहीं थी, सबसे मुश्किल था यह जानना कि घर वाले इंतजार करते करते थक गए होंगे।
रघु की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रघु को एक बात साफ समझ आ चुकी थी। अगर वह शंकर की कहानी को अधूरा ही छोड़ देगा तो स्टेशन अगला नाम फिर किसी और का चुनेगा। शायद उसका, शायद किसी और का। उसने तय किया कि वह सिर्फ डर से नहीं, सच से लड़ेगा। लेकिन सच सामने लाना आसान नहीं था। स्टेशन अपने राज यूं ही नहीं छोड़ता। और उसी पल उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, कल रात आखिरी प्लेटफॉर्म पर आना, अकेले। रघु जानता था ये बुलावा टालने का मतलब और भी भारी पड़ सकता है। रघु ने वह मैसेज कई बार पढ़ा, लेकिन शब्द नहीं बदले। कल रात आखिरी प्लेटफॉर्म पर आना, अकेले। उसमें कोई धमकी नहीं थी, फिर भी उसमें ऐसा वजन था कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन लग रहा था। उसने मोबाइल साइड में रखा और अनु को देखा, जो फर्श पर बैठकर चित्र बना रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन रघु जानता था कि यह सुकून उधार का है। सुमन रसोई में थी, पर उसके बर्तनों की आवाज से साफ लग रहा था कि उसका मन कहीं और है। रघु ने सुमन को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि अगर उसने कहा कि स्टेशन ने उसे बुलाया है तो वह उसे जाने नहीं देगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह नहीं गया तो स्टेशन खुद घर तक आ जाएगा। यही वह बात थी जो उसे भीतर से खाए जा रही थी। अगली रात वह फिर उसी रास्ते से स्टेशन पहुंचा। आसमान साफ था, लेकिन हवा में वही ठंडक थी जो अब उसे पहचान में आने लगी थी। स्टेशन के बाहर की लाइट जल रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म के अंदर अंधेरा था, जैसे कोई जानबूझकर रोशनी बचाकर रखे बैठा हो। जैसे ही रघु प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि आज कुछ अलग है। कोई आवाज नहीं थी, न ट्यूबलाइट की भनभनाहट, न दूर की ट्रेन का शोर। पूरा स्टेशन जैसे सांस रोके खड़ा था। उसने घड़ी देखी, रात के 11:50। वही समय। आखिरी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने कदम बहुत भारी लग रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई उसे गिन रहा हो। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक ही बेंच थी। उस पर कोई बैठा था, शंकर। वह इस बार धुंधला नहीं था, साफ दिख रहा था। उसकी यूनिफॉर्म ठीक थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी गंभीरता। उसने रघु को देखकर सिर हिलाया, जैसे देर से आने पर किसी जूनियर को इशारा करता हो। शंकर ने कहा कि स्टेशन ने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि अब झूठ की जरूरत नहीं रही। उसने कहा कि हादसे के बाद स्टेशन को भूतिया कहकर सबने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। जो मर गए उन्हें गिन लिया गया, जो गायब हुए उन्हें भुला दिया गया, लेकिन जो ड्यूटी पर थे उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। रघु ने पूछा कि स्टेशन उसे क्यों नहीं छोड़ता। शंकर ने प्लेटफॉर्म की पटरी की तरफ देखा और कहा कि कुछ जगहें याद रखती हैं। इंसान भूल सकता है, कागज जल सकते हैं, लेकिन जगहें नहीं भूलती। उन्होंने जो देखा, जो सुना, वह सब जमा होता जाता है। शंकर ने कहा कि स्टेशन अब किसी को अपने अंदर नहीं खींचना चाहता। उसे बस सच चाहिए, कागजों में नहीं, लोगों की जुबान पर। उसने रघु से कहा कि अगर वह सामने आकर हादसे की सच्चाई बोलेगा तो स्टेशन शांत हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में रघु को अपनी नौकरी, अपनी शांति, शायद बहुत कुछ खोना पड़ेगा। रघु चुप रहा। उसे सुमन की आंखें याद आईं, अनु की मुस्कान याद आई, मां की कांपती आवाज याद आई। उसे समझ आ गया कि यह सौदा डर का नहीं, ईमानदारी का है। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें जल उठीं। दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज डरावनी नहीं थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो। शंकर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि स्टेशन इंतजार करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। रघु अकेला खड़ा रह गया। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, लेकिन अब उसे पहली बार ऐसा लगा कि स्टेशन उसे घूर नहीं रहा। वह घर लौटा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, एक फैसले के साथ। वह जानता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होगा, सच बोलना, सिस्टम के सामने, लोगों के सामने, और शायद अपने ही विभाग के खिलाफ। रघु ने उस रात एक भी पल चैन से नहीं सोया। उसका दिमाग बार बार उसी प्लेटफॉर्म पर लौट जाता जहां शंकर बैठा था, जहां स्टेशन ने पहली बार उससे डर नहीं बल्कि सच मांगा था। सुबह जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। डर अब उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे आगे धकेल रहा था। दफ्तर पहुंचना पहले जैसा नहीं था। वही इमारत, वही लोग, लेकिन रघु को हर चेहरा बदला हुआ लग रहा था, जैसे सब कुछ ऊपर से सामान्य हो पर नीचे कुछ सड़ रहा हो। उसने फाइल सेक्शन में जाकर पुराने हादसे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। क्लर्क ने पहले टालने की कोशिश की,
फिर कहा कि वह फाइल मिसप्लेस हो चुकी है। रघु को समझ आ गया कि यह झूठ है। कुछ झूठ इतने पुराने होते हैं कि वे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसने अपने सीनियर से बात की। जैसे ही उसने केडस लेआउट स्टेशन का नाम लिया, कमरे की हवा बदल गई। सीनियर ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि पुरानी बातों को उखाड़ने से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने साफ कहा कि हादसा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था और फाइल बंद हो चुकी है। रघु ने जब शंकर का नाम लिया तो सीनियर की आवाज सख्त हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कर्मचारी कभी था ही नहीं। रघु को उसी पल स्टेशन की बात याद आई। जगह याद रखती हैं, लोग नहीं। शाम को जब वह घर लौटा तो मां उसे देखती रही, बिना कुछ कहे। फिर बहुत धीरे से बोली कि सच बोलने से पहले इंसान को अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। उनकी आवाज में डर नहीं था, अनुभव था। सुमन ने भी महसूस कर लिया था कि रघु कुछ बड़ा करने जा रहा है। उसने बस इतना कहा कि चाहे कुछ भी हो, अनु को इस सब से दूर रखना। उस रात स्टेशन खुद रघु के पास आया, बिना बुलाए, बिना आवाज किए। रघु अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसे वहीं ठंड महसूस हुई। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई फिर से रुक गई। लाइट हल्की सी झपकी। उसे समझ आ गया कि यह संयोग नहीं है। उसने आंखें बंद की और स्टेशन को अपने दिमाग में आने दिया। उसे लगा जैसे वह फिर से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इस बार वहां कोई परछाई नहीं थी, बस दीवारें थीं जिन पर नाम उभरने लगे, एक एक करके। टिकट कलेक्टर, कुली, यात्री। कुछ नाम कटे हुए, कुछ अधूरे, और आखिर में शंकर। एक आवाज आई, लेकिन वह धमकी नहीं थी, वह चेतावनी थी। आवाज ने कहा कि सच बाहर आया तो स्टेशन शांत हो जाएगा, लेकिन हर शांत जगह की एक कीमत होती है। अगर सच आधा बोला गया तो स्टेशन फिर भूखा हो जाएगा। और इस बार वह सिर्फ टिकट कलेक्टर नहीं चुनेगा। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा कि अगर वह पूरी सच्चाई बोलेगा तो क्या शंकर को मुक्ति मिलेगी। जवाब में कोई शब्द नहीं आए, बस प्लेटफॉर्म की वह पुरानी सीटी गूंजी जो हमेशा फैसले से पहले बजती है। अगले दिन रघु ने लिखना शुरू किया, हादसे की पूरी कहानी, बिना नाम छुपाए, बिना शब्द नरम किए। उसने यह भी लिखा कि कैसे कुछ लोगों की ड्यूटी कागजों में खत्म कर दी गई, लेकिन असल में कभी नहीं हुई। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसके आसपास का कमरा ठंडा होता गया। खिड़की के बाहर से ट्रेन की आवाज आई, जबकि वहां कोई पटरी नहीं थी। अनु ने कमरे में झांक कर पूछा कि पापा आप किससे बात कर रहे हो। रघु ने देखा, वह अकेला था, लेकिन उसे पता था वह अकेला नहीं है। उस रात पहली बार स्टेशन ने उसे डराया नहीं, उसने बस याद दिलाया कि अब वापसी नहीं है। रघु ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। अब अगला कदम होगा इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखना। और यही वह पल था जहां स्टेशन और सिस्टम आमने सामने खड़े होने वाले थे। जिस दिन रघु ने वह लिखी हुई रिपोर्ट दफ्तर में जमा की, उसी दिन स्टेशन पर पहली बार कुछ बदला हुआ महसूस किया गया। किसी ने इसकी घोषणा नहीं की, न कोई नोटिस लगा, लेकिन जो लोग वहां काम करते थे उन्हें पता चल गया। ट्यूबलाइट पहले जैसी नहीं झपकी, लाउडस्पीकर बिना वजह चालू नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म की हवा ठंडी तो थी, पर काटने वाली नहीं। जैसे स्टेशन ने सांस लेना थोड़ा आसान कर लिया हो। लेकिन दफ्तर में हवा भारी हो गई। रघु की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची और हर टेबल पर एक ही सवाल घूमने लगा, यह सब अब क्यों। सीनियर अफसरों के चेहरे बदलने लगे। कुछ ने फाइल वापस करने की कोशिश की, कुछ ने कहा कि जांच बैठेगी, कुछ ने रघु को समझाने की कोशिश की कि वह अपना भविष्य खराब कर रहा है। रघु चुप रहा। उसने बहस नहीं की, उसे बहस की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसी शाम स्टेशन ने बोलना शुरू कर दिया। एक गार्ड ने बताया कि रात की ड्यूटी में उसे प्लेटफॉर्म पर नाम सुनाई दिए। कोई आवाज नहीं, बस जैसे हवा में शब्द तैर रहे हों। एक सफाई कर्मी ने कहा कि उसे पुराने टिकट पड़े मिले, जिन पर आज की तारीख लिखी थी। स्टेशन मास्टर ने पहली बार कहा कि उसे भी रात को नींद नहीं आ रही। डर वापस आया, लेकिन इस बार वह रघु के पीछे नहीं था। वह उन लोगों के पीछे था जिन्होंने बरसों तक सब अनदेखा किया था। उस रात रघु स्टेशन गया, किसी बुलावे पर नहीं, अपनी मर्जी से। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि स्टेशन उसे पहचान रहा है, लेकिन पकड़ नहीं रहा। उसने आखिरी प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। शंकर की आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई पास खड़ा हो और कुछ न कहे। रघु ने धीरे से कहा कि सच बोल दिया है, पूरा। कोई नाम नहीं छुपाया, कोई गलती नहीं ढकी। हवा हल्की सी चली, ट्यूबलाइट स्थिर रही। यह स्टेशन की तरफ से जवाब था।
उसी समय घर पर सुमन ने महसूस किया कि अनु पहली बार चैन से सो रही है, बिना बुदबुदाए, बिना किसी कोने की तरफ देखे। माँ ने करवट बदली और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वह शिकन थोड़ी हल्की हो गई थी जो सालों से जमी थी। लेकिन स्टेशन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि सच बोलना एक बात है और उसे मानना दूसरी। जांच शुरू हुई, सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ लोग अब भी चुप थे और स्टेशन को आधा सच पसंद नहीं था। रघु को उस रात फिर वही सपना आया। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, लेकिन दरवाजे बंद थे। शंकर दूर खड़ा था, धुंधला, लेकिन मुस्कुराता हुआ नहीं, बस इंतजार में। सुबह रघु को एक और मैसेज मिला, इस बार किसी अनजान नंबर से नहीं, सिस्टम के भीतर से। सिर्फ एक लाइन, कुछ नाम अब भी गायब हैं। रघु समझ गया, ये आखिरी लड़ाई नहीं थी, अभी कुछ और परतें खुलनी बाकी थीं। और जब तक हर नाम, हर ड्यूटी, हर गलती सामने नहीं आएगी, स्टेशन पूरी तरह चैन से नहीं बैठेगा। डर अब बदला हुआ था। वह अंधेरे में नहीं छुपा था, वह फाइलों में, मीटिंग रूम में और उन लोगों के सपनों में घूम रहा था जो सच से भागते रहे थे। और रघु जानता था कि अगला कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अब उसे नाम लेने थे। रघु को उस मैसेज के बाद चैन नहीं मिला। कुछ नाम अब भी गायब हैं, ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई थी। वह जानता था कि अब मामला सिर्फ शंकर या टिकट कलेक्टरों तक सीमित नहीं है। कुछ और लोग थे जिनकी ड्यूटी कागजों में कभी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन स्टेशन ने उन्हें याद रखा था। उसने फिर से रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इस बार टिकट स्टाफ नहीं, बल्कि सिग्नल रूम, मेंटेनेंस और कंट्रोल ऑफिस की फाइलें। कई जगह पन्ने फटे हुए थे, कई रिपोर्ट अधूरी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ नाम हटाए हों। और हर हटे हुए नाम के साथ स्टेशन का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच स्टेशन पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कोई डरावनी चीख नहीं, कोई परछाई नहीं, बस छोटी छोटी चीजें। घड़ी समय से पहले रुक जाती, सिग्नल देर से बदलते, लाउडस्पीकर बिना घोषणा के चालू होकर फिर बंद हो जाता। यह चेतावनी थी। स्टेशन याद दिला रहा था कि वह सब देख रहा है। घर में भी माहौल बदल रहा था। माँ पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी, लेकिन यह शांति सुकून की नहीं थी। वह बार बार एक ही बात कहती कि कुछ कर्ज शब्दों से नहीं चुकते। सुमन रघु को देखती रहती थी, जैसे हर बार देखना चाहती हो कि वह अब भी वहीं है। अनु ने स्टेशन का जिक्र करना बंद कर दिया था, और यही सबसे डरावना था। एक रात रघु को फिर सपना आया। इस बार प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। वहां सिर्फ एक आदमी खड़ा था, यूनिफॉर्म में नहीं, साधारण कपड़ों में। उसके हाथ में कोई टिकट नहीं था। वह रघु को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उस आदमी ने कहा कि उसका नाम कभी किसी रजिस्टर में नहीं लिखा गया। वह सिग्नल रूम में काम करता था। हादसे की रात उसने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह उसे घर भेज दिया गया, हमेशा के लिए। उसकी ड्यूटी भी अधूरी रह गई, लेकिन उसका नाम कभी स्टेशन से बाहर नहीं गया। रघु की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था। अब उसे आखिरी नाम मिल चुका था, वह नाम जो कभी सिस्टम में माना ही नहीं गया। अगले दिन उसने वह नाम भी अपनी रिपोर्ट में जोड़ दिया, बिना किसी सुरक्षा के, बिना यह सोचे कि अंजाम क्या होगा। जैसे ही उसने फाइल बंद की, उसे लगा कि कमरे की हवा हल्की हो गई है। उसी रात स्टेशन ने आखिरी बार उसे बुलाया, बिना मैसेज के, बिना आवाज के। रघु बस जानता था कि उसे जाना है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह वही स्टेशन है, लेकिन अब उसमें भूख नहीं थी, बस इंतजार था। शंकर सामने आया, इस बार साफ, शांत। उसने कहा कि अब सब नाम पूरे हो गए हैं। अब स्टेशन के पास एक ही सवाल बचा है, क्या कोई जिंदा इंसान इतना साहस करेगा कि यह कहानी बाहर तक ले जाए, चाहे उसे अपनी ड्यूटी, अपनी पहचान क्यों ना खोनी पड़े। रघु समझ गया कि यह आखिरी मांग है। स्टेशन उसे अब अपने अंदर नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आवाज चाहता था। घर की तस्वीरें फिर उसके सामने आईं, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। शंकर ने कहा कि अगर सच दब गया तो स्टेशन फिर जागेगा, लेकिन इस बार वह चेतावनी नहीं देगा। हवा चली, प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं, जैसे स्टेशन खुद को समेट रहा हो। रघु ने सिर हिलाया। उसने फैसला कर लिया था। और उसी पल प्लेटफॉर्म पर बहुत हल्की सी सीटी गूंजी। ये डर की नहीं थी, ये विदाई की थी। जिस दिन रघु ने आखिरी बयान सार्वजनिक किया, उसी दिन उसका नाम ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया गया। कोई चार्जशीट नहीं, कोई औपचारिक निलंबन नहीं, बस उसका नाम अगली लिस्ट में नहीं था, जैसे वह कभी वहां काम ही नहीं करता था।
यही सिस्टम का तरीका था, चुपचाप मिटा देना। रघु को यह उम्मीद थी, लेकिन जब यूनिफॉर्म उतारते समय उसने बटन खोले तो उसके हाथ कांप रहे थे। 12 साल की ड्यूटी सिर्फ कपड़े नहीं होती, पहचान बन जाती है। और अब वही पहचान उसे छीन ली गई थी। घर पर सुमन ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस यूनिफॉर्म को मोड़ा और अलमारी में रख दिया। माँ ने पहली बार कहा कि अब स्टेशन उसे नहीं बुलाएगा। उनकी आवाज में यकीन था। अनु ने पूछा कि अब पापा ट्रेन में टिकट चेक नहीं करेंगे क्या? रघु ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। उसी रात आखिरी बार वह स्टेशन गया। कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अधूरापन था जिसे पूरा करना जरूरी था। प्लेटफॉर्म वैसा ही था, लेकिन इस बार खालीपन डरावना नहीं लग रहा था। आखिरी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी। इंजन बंद, लाइटें धीमी, दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। शंकर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। पहली बार वह हल्का लग रहा था। शंकर ने कहा कि स्टेशन अब यादों का बोझ उतार रहा है। जिन नामों को दबाया गया था वे अब दर्ज हो चुके हैं। जिन ड्यूटियों को अधूरा छोड़ा गया था उन्हें मान लिया गया है। अब स्टेशन को किसी और की जरूरत नहीं। रघु ने पूछा कि क्या सबको शांति मिल गई? शंकर ने जवाब नहीं दिया। उसने बस ट्रेन की तरफ इशारा किया। ट्रेन के अंदर हल्की रोशनी जली और बुझ गई, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। स्टेशन की घड़ी उस रात पहली बार सही समय पर चली। कोई झपकी नहीं, कोई रुकावट नहीं। रघु ने आखिरी बार प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन उसे देख रहा था, लेकिन पकड़ नहीं रहा था। कई महीने बीत गए। केओएस लाउडसाइड स्टेशन अब भूतिया नहीं कहा जाता। वहां अब भी कम ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि रात का सन्नाटा अब भारी नहीं लगता। रघु ने नई नौकरी नहीं ढूंढी। उसने छोटी सी लाइब्रेरी में काम शुरू किया। कम पैसे, लेकिन रात की नींद पूरी। सुमन के चेहरे पर डर की जगह, थकान की जगह सुकून आने लगा। अनु अब स्टेशन की तरफ इशारा नहीं करती। एक दिन अखबार में छोटा सा कॉलम छपा, पुराने रेलवे हादसे की पुनः जांच, कुछ अधिकारियों की जवाबदेही, कुछ नाम पहली बार सार्वजनिक। खबर छोटी थी, लेकिन असर बड़ा था। उसी रात रघु को सपना आया। वह प्लेटफॉर्म पर नहीं था, वह घर के बाहर खड़ा था। सामने रेलवे लाइन थी, लेकिन उस पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। दूर से बस एक सीटी सुनाई दी, डरावनी नहीं, शांत। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह डर चेतावनी नहीं देता, याद दिलाता है। स्टेशन अब सो रहा था, शांत, पूरा। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है इस भूतिया स्टेशन की कहानी। अगर यह सन्नाटा आपके दिल तक पहुंचा हो तो के हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको कितना डर लगा, और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करो। याद रखो, हर सन्नाटा खाली नहीं होता। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ के हॉरर पर।